नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उप विधानसभा चुनाव के नतीजे पर आत्ममंथन भी चल रहा है। आत्ममंथन इस बात पर ही नहीं चल रहा है कि हम क्यों हारे, बल्कि इस बात पर भी आत्ममंथन हो रहा है कि आगे हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। हमें तो इस चुनाव से सबक लेना है। कहाँ कौन सी गलती हो गई, कौन सी त्रुटि हो गई, तो ये सबक लेने का समय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसदीय दल की बैठक में सांसदों से कहा कि एक तो पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा और जो टिकट कटे हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही सांसदों से कि आप अपने क्षेत्र के हारे हुए 100 बूथों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि आखिर हम वहां क्यों हारे और उसमें कैसे सुधार हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 2024 का चुनाव, और इसी बीच में अगर देखा जाए तो चुनाव का माहौल चल रहा है। इस समय एमएलसी के चुनाव के नामांकन हो रहे हैं। इसके बाद फिर आएंगे नगर निगम के चुनाव, फिर आएंगे स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद के चुनाव। बहरहाल राजनीतिक दृष्टि से एक नई मजबूती के साथ आगे लड़ना है और इसी पर चिंतन इस समय दिल्ली में हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। और ये विचार किया जा रहा आखिर हमारा संतुलन कैसे बने, हम आगे कैसे बढ़े, हम अपना कैसे इतिहास रचें। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील बसाज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारा आत्मचिंतन का, मंथन का तीसरा चरण है। पहले हमने सपा से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भ्रम में हम पड़ गए, भय में पड़ गए, जनता गुमराह हो गई। कल जब मैं कांग्रेस से बात कर रहा था तो उन्होंने ध्रुवीकरण की चर्चा की। लेकिन आज सुनील बजाज हमारे साथ में हैं, मैं उनका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और साथ में सुनील जी, मुझे ये जरा समझाइए कि आपने क्या सोचा था, क्या लक्ष्य तय किया था इस विधानसभा चुनाव के लिए, क्या क्या तैयारियां की थी और उसमें आपने पाया क्या। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से कानपुर के सम्मानित जनमानस को और आपके पूरे इस जेएमडी चैनल को भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर परिवार की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बधाई आपको मैं देता हूं। जहां तक आपने मेरे से भी एक सवाल किया है कि हमने क्या सोचा था और हमने क्या इसका एक रोड मैप तैयार किया था, मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने इसी जगह पर बैठ के अपने पिछले साक्षात्कार में आपसे वादा किया था कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और आपके आशीर्वाद से या जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सरकार बनाने जा रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा सुनील जी, अगर मैं बात अब करूं अपने कानपुर नगर की, कानपुर नगर में 10 सीटें हैं। अगर मैं विधानसभा वार करूं तो कानपुर लोकसभा के साथ में 5 सीटें हैं। इन पर आपने कैसे काम किया? और मुझे जो जानकारी है, बल्कि जानकारी क्या, ये तो आपका स्पष्ट संदेश भी था कि हमको 3 सीटें जो हमसे खोई हुई हैं उनको प्राप्त करना है। और नंबर 1 पर थी सीसामऊ, जो आप लंबे समय से नहीं प्राप्त कर सके थे। उसके लिए आपके यहाँ से ब्रजलाल जी भी आए, कई रणनीति भी बनाई गई। लेकिन क्या कारण है कि
आप उसमें नहीं सफल हो पाए, इसका क्या कारण मानते हैं? नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि मैंने भी जब अध्यक्ष पद का ये भार मैंने संभाला था और मेरा आपसे ही कहना था कि 2 विधानसभा हमारे पास है और 2 पर हमको भारतीय जनता पार्टी की पताका फहरानी, लेकिन हम इसमें कहीं ना कहीं चूके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता या तो जीतता है और या सीखता है। मैं इसे हार नहीं मानता। आप सबके स्नेह आशीर्वाद से, आम जनमानस के स्नेह से हम लोगों ने अपनी 4 सीटों पर मिला के पिछली बार से लगभग 47,000 वोट अधिक पाए हैं जी। और ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन वही जो ध्रुवीकरण की बात अभी आप कह रहे थे, ऐसा कुछ हो जाने से इसमें हमारी कहीं न कहीं हम चूक गए हैं और तत्काल हम लोग इसमें लग गए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे यहाँ जैसे ही रिजल्ट आए और माननीय मोदी जी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन वो गुजरात पहुंच गए और 24 की चुनाव की पूरी तरह से तैयारी करने लगे। इसी तरह से हमने भी अपनी सीसामऊ, आरनगर और छावनी में बराबर इसकी जो है जानकारियां हम ले रहे हैं और जहां भी हमसे चूक हुई है हम निश्चित अगली बार इसको जीतने का कार्य करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम हारते रहे, सीखते हैं। क्या सीखा अब तक आपने इतने दिनों में इन 3 सीटों पर? हम 3 सीटों पर, हमने इन तीनों सीटों पर भी हमारे मत अधिक हैं। आप दिखवा लीजिए, आपने देखा होगा, चूंकि आपने बराबर रिजल्ट दिखाए हैं और सबसे तेज दिखाए हैं। आपने देखा इन तीनों सीटों पर हमारे वोट अधिक हमको मिले हैं। लेकिन वो जो ध्रुवीकरण का मसला था उसमें कहीं ना कहीं हमसे भी थोड़ी चूक हुई होगी। उस चूक को हम दूर करेंगे और निश्चित आपसे फिर आज यहीं पर चैनल पर वादा करके जा रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव पर हम तीनों विधानसभा ये जीतेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बीजेपी ने ही 80-20 का नारा दिया था, क्या कानपुर में वो नारा या वो रणनीति जो है भाजपा के लिए ही नुकसानदायक हो गई? नहीं, कहीं से नुकसानदायक नहीं हुई है वो जी। जहां हम 10 सीटों में साथ में थे, साथ में आज भी हैं हम, लेकिन नुकसान हमें नहीं हुआ है। जहां तक बात है कि ध्रुवीकरण हो गया और ध्रुवीकरण तो में वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि ध्रुवीकरण से जो हुआ है उसको हम आने वाले समय में अपने चुनाव में, जो अभी हमारे आगामी चुनाव आएंगे, उसमें हम उनको ठीक करने का कार्य कर लेंगे। नहीं, आप तो कर लेंगे, लेकिन जो एक रणनीति बीजेपी की थी 80 और 20 की, तो कहीं ना कहीं जैसे कानपुर हो या और जगह हुई तो वहां पर बीजेपी के ही प्रतिकूल हो गई। नहीं, प्रतिकूल नहीं हुई। देखिए आपको मैं बताऊं, वही जो कहीं ना कहीं हम जीत गए, कहीं वो जीत गए। हाँ, वही मेरा बता। हाँ, वो वाला बात हुआ, ऐसा कहीं मैंने बैलेंस रहा, ये मान के चले। तो अब क्या ये भी आप मानते हैं कि जो कैंडिडेट्स की अदला बदली हुई कि आर नगर वाले सीसामऊ आर नगर चले गए, या फिर मैं आपसे एक सवाल और इससे आगे बढ़ करके पूछूंगा, केवल 2 ही नहीं, कि कुछ विधायकों की छवि भी नहीं ठीक थी और इस बात की चर्चा थी कि बदले जाएंगे। मैं उनका किसी नामोल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर वो बदल जाते या ये जो शिफ्टिंग हुई है, अगर इसी में कोई नया बदलाव आ जाता तो निश्चित रूप से परिणाम आपको कुछ और मिल जाते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं और जो भी प्रदेश नेतृत्व से और केंद्रीय नेतृत्व से हमें निर्देशित होता है उसका पालन करते हुए हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव को लड़ते हैं। प्रत्याशी हमारे लिए कमल का फूल होता है। वहां पर अदला बदली अगर कोई हमारी पार्टी जिस तरह से रोज एक नए प्रयोग करती है, उन्होंने भी नया एक प्रयोग किया, वो बात अलग है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैंने आपसे पूर्व में भी ये बात कही है कि हमारे मत पिछली बार से अधिक है इन दोनों सीटों पर। लेकिन वो प्रयोग हम शायद हमारे प्रदेश नेता ने जो सोचा था वो उनके हिसाब से कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन जहां तक कैंडिडेट बदलने की बात है तो कैंडिडेट जहां तक हैं तो कैंडिडेट हमारा कमल का फूल होता है और योजनाएं हमारी माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर हम नीचे जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना समय, पूरा समय आम जनमानस के सेवाओं में लगा रहता है। जैसा कि आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी घर में बैठने का कार्य नहीं करते हैं, बराबर
चाहे वो चुनाव हो और चाहे चुनाव ना भी हो, हम प्रतिदिन चुनाव लड़ते हैं और प्रतिदिन आम जनमानस के बीच में रह के उनके संकट को दूर करके और अपने आप को वहां पर साबित करने का कार्य करते हैं कि हम एक ऐसी पार्टी के नेता हैं, हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आम जनमानस की सेवा में लगते हैं। चूंकि हमको माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के निर्देशों का पालन करते हुए, चूंकि वो सब भी एक तपस्वी और एक जिस तरह से आप कहें कि यशस्वी अपने आप को सेवक मानते हैं, आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना मानते हुए अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं, मैं उनके चरणों में आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूं और उन्हीं का आसरा लेकर, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब पार्टी के कार्यकर्ता ये कार्य करते हैं और जिससे हमको सफलता हासिल होती है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 35 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से, जनता के स्नेह से हम सब ने मेहनत की और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और आज हम लोग उत्तर प्रदेश में 35 वर्षों के बाद एक सरकार रिपीट होने जा रही है। मैं आपके चैनल से आम जनमानस को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। मैं सुनील जी, ये बात सही है कि आपने कहा कि जो प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेता है हम उसके साथ काम करते हैं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेता है वो आप लोगों की रिपोर्ट पर ही तो लेता है, संगठन से ही तो पूछता है। क्या कहीं ना कहीं क्या संवादहीनता हो गई है प्रदेश में और कानपुर के संगठन में या अन्य जिलों के संगठन में या क्षेत्रीय संगठन में, जिसके कारण ये स्थितियां बन गई? कहीं से कोई संवादहीनता नहीं है जी, परिस्थितियां और स्थितियां राजनीति में ये सब चीजें कराती हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। जहां तक मैं समझता हूं कि हम कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी दल हो अपने को नुकसान में नहीं पाना चाहता है। ऐसा इसलिए नहीं हो गया कि हमने कोई नुकसान अपने ऊपर करा लिया है। ये मैंने अभी आपसे कहा कि राजनीति में रहते हुए हमें नए नए प्रयोग करने पड़ते हैं और वो किए जाते हैं, कभी वो सफल होते हैं और कभी उसमें असफलता भी हमें मिलती है। तो क्या ये जो चुनाव के जो आपने अपने स्थानीय स्तर पर जो मंथन किया, विचार किया, उसकी कोई रिपोर्ट आपने प्रदेश के पास भेज दी है अब तक, या कोई आपको समय दिया गया है कि इतने दिनों में आप रिपोर्ट भेज दीजिए अपनी, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन होने जा रहा है और सरकार के गठन के बाद में जब हमारे पास इस तरीके के निर्देश आएंगे उसका पालन करते हुए हम सारी रिपोर्ट्स उनको भेजेंगे। भेजेंगे निश्चित रूप से। एक बात ये बताइए कि जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बिंदु बताए जा रहे हैं जिनमें आपकी जीत हुई। उसका एक सबसे बड़ा कारण बनाया जाता है कि मोदी और योगी का चेहरा नंबर 1, नंबर 2 कानून व्यवस्था महिलाओं से जुड़ा हुआ, एक नंबर 3 बुलडोजर के रूप में जिस तरीके का प्रयोग किया गया, नंबर 4 लाभार्थी और ख़ास तौर से उसमें जो मुफ्त राशन दिया गया, और नंबर 5 में जो बात की जाती है वो सशक्तिकरण की, खास तौर से महिलाओं के साथ। मैं इन 5-6 मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए ये अपेक्षा करूंगा कि आप ये बताएं कि आखिर कौन सा मुद्दा या कौन सी आपकी रणनीति सबसे ज़्यादा चली जिसके कारण आपको ये भारी सफलता मिली, नंबर 1। और यदि इसके अलावा भी आपको पास कोई मुद्दा या कोई चीज हो वो हमको बता दीजिए। आदरणीय रमेश जी, मैं आपसे बताऊं कि जो सारा कुछ विषय तो पूरा आपने बता ही दिया है जी। ये सब चीजें ही लेकर हम चुनाव मैदान में उतरे थे जी, और जिसका हमें पूर्णतः लाभ मिला। और जो विपक्षी दल थे, जैसा कि एक पुराने में कहावत कही गई कि जब आपके ऊपर कोई कंकड़ मारता तो आप उसे शंकर मानते हुए अगर आप अपने पास रख लेते हैं, और जब वो शंकर मानते हुए रख लेते हैं तो निश्चित वो मंदिर तैयार हो जाता है। इसी तरह से जब विपक्षियों ने हमारे को ये जो बुलडोजर आपने बोला अभी, ये विपक्षियों ने हमारे मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगाते हुए एक नाम दिया था। बहुत से लोग उस समय तक नहीं जान पाए थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से आतताइयों पर उनकी इमारतों पर जिस तरह से बुलडोजर चला के और वहां पे गरीबों के घर बना के गरीबों को बसाने का कार्य किया है। ये विपक्षियों ने खुद अपने मंच से, माइक से बताने का कार्य किया। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारी जीत में उनका भी बहुत बड़ा हाथ।
अगर उन्होंने ये बुलडोजर बाबा नाम ना दिया होता तो शायद हमारे बहुत से आम जनमानस इस चीज को ना जान पाते कि हमारे योगी जी ने एक कार्रवाई जो जिस तरह से की है वो कितनी सार्थक साबित हुई है, ये कोई ना जान पाता। जिसको जनवाने का काम उन लोगों ने किया है, मैं धन्यवाद देता हूं उनको। और जिस तरह से आपने कहा कि सुरक्षा की बात, मैं कहता हूं आदरणीय रमेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप सबसे हम लोग को भी मार्गदर्शन मिलता है। आप 2 मिनट के लिए पत्रकारिता को एक साइड में रख के बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के, कि क्या आपको नहीं लगता कि आज जो समाज हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने 5 साल में दिया है वो उचित है, अच्छा है या नहीं है? इसको हृदय पे हाथ रख के बताइए। हमारी माताएं बहनें जिस तरह से रात में 11 बजे 12 बजे आज आराम से निकल जाती हैं, आपके यहाँ भी बच्चियां काम करती हैं, सब रात में निकलती हैं आराम से घूमते फिरते हुए, उनको मालूम है कि आज पीछे कोई भी नहीं आने वाला है, और अगर आया तो सवेरे उसको उसके घर के अंदर उसका घर तक नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षा की बात। और सुरक्षा की बात है, और हर व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, राशन चाहिए और उसको अपना सम्मान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों चीजें देने का कार्य किया है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी की जो नीतियां थी उनको नीचे तक 100% पहुंचाने का कार्य जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, वास्तव में मैं उनको नमन करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने चाहा आम जनमानस के बीच में जाकर अपनी सेवाओं को देते हुए, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, सबसे अधिक वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम करा पाए। और आज देखिए, आज भी 12 से 14 वर्ष के लोगों बच्चों को हमारी जो है वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। 60 वर्ष के लोगों को जो हमारी सुई लगनी चालू आज से हो गई है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं। इस कारण से 35 वर्ष के बाद दोबारा रिपीट करने का कार्य आम जनमानस ने किया है। ठीक बात। सुनिए, आपने 3 बातें कही, सुरक्षा, राशन और सम्मान। पहला सवाल, क्या सुरक्षा की दृष्टि से, आप तो जनमानस में रहते हैं, जनमानस की बात भी बता रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अभी कोई और भी कदम ऐसा उठाया जाए जिससे जनता में एक बहुत बड़ी राहत मिले? देखिए, आपने कहा कि हम लोग समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं जी। 5 वर्षों में जितना अवसर मिला, कुछ जो कार्यक्रम पीछे की सरकारें खराब कर गई थी उन्हें ठीक करने में लगा, और उसके बाद ठीक करने के बाद जो उचित था उसको करने में लगा। और अब जो शेष बचा है वो इस पंचवर्षीय में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और आपको महसूस कराएंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा रिपीट करके आम जनमानस ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। आम जनमानस को फिर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या आप, अगर मान लीजिए आपके संगठन में बैठक हो और आपसे पूछा जाए कि हमको सुरक्षा में और कुछ करना चाहिए, तो ऐसी दिशा में आप कुछ क्या बताएंगे कि ऐसा अभी और करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल बताएंगे। वहां जो पूछा जाएगा उसको बताएंगे, उसको यहाँ थोड़ी ना बताएंगे। अच्छा, ठीक बात है। दूसरा सवाल ये, आपने राशन की बात की है, तो राशन की व्यवस्था तो हालांकि अभी विचार में चल रहा है कि आगे क्या किया जाए। क्या राशन की व्यवस्था तो अब जारी रहनी चाहिए ना? देखिए, मैं आपसे बताऊं, मैंने आपसे बताया कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आम जनमानस के सेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी निर्देशित होकर कार्य हमको मिलेगा वो आम जनमानस के लिए हम लोग करते हैं। आपकी भी तो राय होगी कि भाई राशन है, गरीबों को मिलते रहा तो अच्छा है, इससे गरीबों का भला हो रहा है। हमारी राय नहीं, हमसे 4 कदम पहले वो सोचते हैं। इस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर खड़ी है। नहीं, वो सोचते हैं, लेकिन आपकी भी अगर कोई राय होगी तो आप क्या कहेंगे? हमारी राय होगी तो हम बताएंगे उनसे कि जो संभव हो सकता हो आम जनमानस के लिए अधिक से अधिक उसको किया जाए। अच्छा, तीसरा शब्द आपने सम्मान की बात कही। ये सम्मान की बात क्या है? किसको सम्मान दे दिया गया, किसके साथ में ऐसा कर दिया गया जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला? सम्मान की जहां तक बात है जी, जैसा कि आपने देखा कोरोना काल के अंतर्गत जब हम लोग सब पीड़ित थे, आम पूरी वैश्विक बीमारी चल रही थी, उस वक्त जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश सरकारों ने हाथों हाथ पूरे भारत को अपने हाथ में लेके राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य किया है,
चाहे वो उस समय पर तमाम जो स्वास्थ्य से संबंधित जो ये उपकरण थे जो नहीं मिल पा रहे थे उनका प्रबंध करना, उसके बाद राशन का प्रबंध करना, उसके बाद वैक्सीन को सबसे पहले लाना, 3 चीजें। उसके बाद जिस तरह से धारा 370 का हटना, 35A का हटना और जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण होना, मतलब हमारे सम्मान के साथ साथ हमारे संस्कारों के साथ साथ हमारी संस्कृति की भी जो सुरक्षा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारों ने किया है, प्रणाम है उनको। आज तक पूर्व की सरकारों ने किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा, सिर्फ इन्हीं चीजों पर पूरे चुनाव लड़ डाले। मुझसे ज्यादा बेहतर आपको पता है इसमें। बजाज जी, ये सम्मान नहीं है तो और क्या है? ठीक बात है। मैं तो आप ही का जो सवाल है और आप ही के जो जवाब है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा एक और भी है कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे, मैदान में थे, फील्ड में थे, तमाम समस्याएं और चुनौतियां आपके सामने आई होंगी और आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार भी आया होगा कि भाई अब की सरकार हमारी बनेगी तो हम इस कानपुर के लिए ये सबसे पहले कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ? नहीं, बराबर हुआ, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग, मैंने आपसे कहा कि या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, और हमने हर वक्त सीखने का कार्य किया है। हम निश्चित कानपुर के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, जैसे कानपुर में इस समय जाम की व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए हम निश्चित अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। तमाम ओवरब्रिज चालू हो चुके हैं और तमाम औरों पर कार्य चल रहा है। जो भी संभव हो पाएगा आम जनमानस की सुरक्षा के लिए, आम जनमानस की सेफ्टी के लिए हम सब कुछ करेंगे। सबसे बड़ी समस्या कानपुर की आप क्या महसूस करते हैं? पेयजल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जाम की समस्या है, कौन सी समस्या है जो सबसे ज्यादा है और जिसको सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए? समस्याएं तो देखिए हर राज्य में और हर जिले में होती हैं, ठीक बात है, और बराबर उन पर कार्य करना ही एक अच्छी सरकार का नीति रीति होती है, जो भारतीय जनता पार्टी सदैव कर रही है। प्रतिदिन सड़कों पर भी कार्य हो रहा है, प्रतिदिन पेयजल की व्यवस्थाओं पर भी कार्य हो रहा है। हमारे सब मेयर, हमारी विधायक, हमारे सांसद इन पर पूरी तरीके से संघर्ष करते हुए आम जनमानस को जो है लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब आप अपनी रिपोर्ट सीधे संगठन को देंगे और बताएंगे ये किया जाए, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे? नहीं, क्यों नहीं, कुछ हमारी ऐसी अपनी गोपनीय चीजें होती हैं जिनको हम यहाँ नहीं उजागर कर सकते। आपको काम से मतलब है, काम होगा। आम जनमानस के लिए, सुख सुविधा के लिए प्रत्येक कार्य होंगे। नहीं, वो तो होंगे, लेकिन हम ये भी तो जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम, सबसे पहले अब हम लोग जाम की तरफ सोच रहे हैं कि जाम जिस तरह से चारों तरफ जाम का है, इसमें कुछ तो वैसे जाम जो है उसको अगर आप क्षणिक मान लें कि मेट्रो का कार्य चल रहा है, इस कारण से मेट्रो की वजह से रास्ते अदले बदले किए जा चुके हैं, उससे भी थोड़ी सी कठिनाइयां हैं। जैसे ही मेट्रो पूरी कंप्लीट होगी तो काफी इससे हमें जो है हमको लाभ मिलने वाला है। लेकिन फिर भी जाम की जो व्यवस्थाएं जिससे हम जाम में रोज जूझ रहे हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम वहां से आ रही हैं, उसमें कहीं पुल बनना है या कहीं सड़क चौड़ी होनी है, उसका कार्य हम लोग सर्वप्रथम कराने के लिए अपने मन में योजना बना रहे हैं। अब ये जरा बताइए हमको कि चिंतन मनन चल रहा है, मंत्रिमंडल में कानपुर को क्या मिलने जा रहा है? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और अपने दायित्व का पालन कर रहा हूं, जो निर्देश मिलते हैं उसका पालन करते हुए, और हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्य को कर रहे हैं। ये विषय मेरे से ऊपर का विषय है और इसमें मैं कोई भी बात बोलने के लिए अभी सक्षम नहीं हूँ। नहीं, जैसे कि मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी, राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, और अगर यूँ देखा जाए तो कानपुर देहात से अजीत पाल राज्य मंत्री। क्या आप ये महसूस करते हैं कि कानपुर इतना बड़ा है, 50 लाख से ऊपर की आबादी खाली कानपुर नगर की है, इतना फैला हुआ है, 10 जो है असेंबली सीटें हैं, फिर 4 कानपुर देहात में, थोड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, जब बात आ जाती है, जैसे कि आपने कहा कानपुर बहुत बड़ा है, उससे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है। ठीक बात।
तो हमें पूरे उत्तर, जब हम ये सरकार बनाते हैं और उसमें मंत्री बनाते हैं, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश का हमें जो है सब कुछ देखना पड़ता है, जो कि हमारे नेतृत्व पूरी तरह से उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और ईश्वर चाहेगा एक आध दिन के अंदर सारा खाका आपके सामने उपस्थित होगा, मुझसे पहले आपके पास आ जाएगा और आप उसको देखेंगे। तो अभी आप इस बात पर भी कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं कि प्रतिनिधित्व बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, कानपुर का भला होगा, या आप खाली उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश ने हम मैंने आपको जो आपका सवाल था उसका जवाब दिया। सोचते तो हम तो अपने कानपुर के लिए हैं, चूंकि हम कानपुर में हैं तो कानपुर के लिए सोच रहे हैं। हम यही चाहते हैं, लेकिन कानपुर का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो माननीय सतीश महाना जी हो, माननीय नीलिमा कटियार जी हो, चाहे कोई भी हो, मंत्री बन के भी वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही मंत्री बनता है। और जब वो चाहेगा तो अपने पूरे कार्य कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, सब कुछ अच्छा होगा और सब लोग संतुष्ट होंगे, सब बेहतर होगा। हम तो परेशानी हमारी ये होती है कि जनता की परेशानी होती है, और दूसरा हमारा अपना कानपुर है, उसके प्रति हमारा मोह होता है। इसलिए मैं जरूर इस बात को आप इसे परेशानी समझे, या आप इसे हमारा मोह समझे, या लोभ संवरण समझे, कुछ भी समझे, लेकिन हम तो अपने कानपुर की बात करते हैं। आपका मोह है और हम लोग के प्रति आपका मोह है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब 2024 के लिए आपने कोई मन बनाया है कि क्या होना चाहिए 2024 में? क्योंकि कह रहे हैं हमारे मोदी जी की एक बड़ा संदेश है, तो 2024 के लिए क्या आपके पास रोड मैप है? तो 2024 के लिए क्या, हम आज तक बराबर 2014 से केंद्र में और 2017 से उत्तर प्रदेश में बराबर सरकारें जो है आम जनमानस के हित में कार्य कर रही हैं। आगे भी 24 तक हमें हित में उनके कार्य करना है, और उनसे 24 में फिर एक बार उनसे आशीर्वाद लेके और केंद्र में सरकार बना के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, और वो सब आपके आशीर्वाद से संपूर्ण होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसमें बस एक ही पॉइंट जो है हमको कह सकता है कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वोट परसेंट 39, 40, 41, 42 हो जाता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 50% होता है। मेरा सवाल ये है कि अगर यो देखा जाए तो ये जो बाली अभी मान लें 40-42% था, तो ये आगे 50% करने के लिए अगर आपसे संगठन पूछेगा तो कि कौन से नए वोटर हैं उनको तलाशा जाए, कौन सी योजनाओं को लेकर के आया जाए जिससे कि हमारा 50 से ऊपर हमारा परसेंटेज हो जाए, क्योंकि ये लक्ष्य हमने विधानसभा में भी रखा था बीजेपी ने, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। क्या करना चाहिए? देखिए, प्रत्येक चुनाव की अपनी अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं, ये आपको भी पता है। इस कारण से परसेंटेज बढ़ाने में हम लोगों ने बराबर, अभी जब मतदाता संवर्धन का कार्य हमारे पास ऊपर से आया तो हम लोगों ने मतदाता संवर्धन के कार्य को पूरी तरीके से तन्मयता से करते हुए जो अपने वोटर्स बढ़ाए हैं। और आपने देखा होगा पूर्व में भी जो परसेंटेज रहा लगभग इस बार भी उतना ही करीब उतने पे हम पहुंचे, और आगे हम इसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। हम लोग, ऐसा नहीं है, अब प्रशासन भी इसमें जुटता है और हम सब भी जुटते हैं, और हम सबका सभी से आग्रह होता है कि अधिक से अधिक वोट डालें, क्योंकि लोकतंत्र का ये पर्व है। इसको जो मेरा संबंध सीधे बीजेपी के वोट से है, मैं जनमानस के वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि बीजेपी जो है अपना वोट बैंक, देखिए बीजेपी का वोट मैंने अभी आपसे पूर्व में ही अपनी बात में रखा कि चारों सीटों पर लगभग 42 से 47 हजार वोट हमारा बढ़ा। तो ये जाहिर है कि हमारा अपना बीजेपी का जो सेपरेट पोर्शन है वो आप देख रहे हैं कि उसको हमने चारों सीटों पे 42-47 हजार वोट बढ़ के पाया है। तो इसमें सीधा सीधा हमारा मतदाता संवर्धन का जो कार्य हुआ है उसको सफल हम मानते हैं। आप सफल मानते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंथन से, और इस पर सीधे और साफ शब्दों में सपाट बात कर रहे हैं सुनील बजाज। सुनील जी, एक सवाल और आपसे पूछना है। जब मैंने देखा कि कोरोना काल में आप लोगों ने बड़ी जनसेवा की, जनता से अच्छा इन्वॉल्वमेंट पैदा किया, कंबल बांटे, खाना खिलाया, सब कुछ किया,
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये जो जन सेवा है वो किस रूप में अब आप उसके बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि खास तौर से जब मैंने एक सवाल आपसे पूछा था तो आपको कहीं लगा था कि हम क्या कर रहे हैं, ये विधायकों को लेकर के, कि विधायकों का भी जनता से और संपर्क बढ़े और हो, जो कि कुछ बातें आई थी कि अरे साहब वो प्रतिनिधि का काम अच्छा नहीं है, उनका काम नहीं अच्छा, वो बदल जाएंगे। लेकिन बदले इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई थी। सवाल सीधा सीधा ये, क्या आप अपने विधायकों से या आप अपने संगठन के स्तर से जन सेवा के काम को और विस्तार देंगे? आदरणीय रमेश जी, सबसे पहले फिर आपको एक बार धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सेवाओं से संतुष्टि व्यक्त करी, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना काल आया, माननीय मोदी जी का एक ही नारा था कि ना भारत में कोई भूखा होएगा ना कोई भूखा सोएगा। उस कार्य को मैंने आपसे पहले भी बताया कि माननीय योगी जी ने जमीन स्तर तक लाने का जो 100% कार्य किया, उसी के निमित्त हम सभी कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो हमारे माननीय विधायक गण रहे हों, चाहे वो माननीय सांसद गण रहे हों, सबके सहयोग से प्रत्येक वार्ड से लेकर नीचे तक हम लोगों ने और ऊपर तक पूरे जिले में जहां भी हमारे जरूरतमंद रहते थे या बस्तियां थी, हम सब ने मिलकर ये कार्य को जो है स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता, मैंने आपको पूर्व में ही बोला कि हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित सांसदगण और भी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के सारे निर्देश थे और उन सबका सहयोग था, जिनके कारण से हम सभी कार्यकर्ता इस कार्य को स्वरूप प्रदान कर पाए। और आगे भी मैं यहाँ पर इस चैनल पे, आपका प्रतिष्ठित चैनल में यहाँ बैठकर आपसे आज वादा करके जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर कठिनाई में अपने आम जनमानस के साथ है, दिन रात उसके साथ रहने का कार्य करती है और करती रहेगी। ठीक बात है। भैया जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि इस समय एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं और वो स्थानीय निकाय के हैं, उनमें विधायक वोट देते हैं, पार्षद वोट देते हैं, जिला पंचायत के मेंबरान वोट देते हैं, ये लोग वोट देते हैं और नामांकन भी हो रहे हैं। क्या कर रही है आपकी पार्टी और इसके लिए भी कोई आपने टारगेट फिक्स किया? क्योंकि ये वैसे तो कानपुर में एक ही सीट है और उसको आपको जीतना है। ये कानपुर फतेहपुर की सीट पर मंथन जारी है और आज रात तक प्रत्याशी घोषित हो जाएगा और हम लोग 18 को या 19 तारीख को लास्ट डेट है, तो हम लोग उससे पूर्व में ही नामांकन हो जाएगा और निश्चित हम लोग इसमें सभी कार्यकर्ता जुट जाएंगे और इस पर भी इस बार हम लोग अपनी सफलता अर्जित करने का कार्य करेंगे। दूसरा एक मुहाने पर खड़ा है चुनाव नगर निगम का, और मैं आपको बताऊं कि जो विपक्ष के लोग हैं, मैंने खास तौर से मैं सपा की बात करता हूं और कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वो इस बार इस चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए अभी से तैयारियों में जुट गए हैं और उनका मानना है कि ये जो चुनाव है, इन चुनाव में हमको अपना आधार मजबूत करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी इस दिशा में कोई कदम बढ़ाए हैं? देखिए, स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं। अभी 10 दिन पहले तक वो एक स्वप्न देख रहे थे जो पूर्ण नहीं हो पाया और आगे भी वो देख रहे हैं और अच्छी बात है, ये लोकतंत्र है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। चुनाव आएगा, सबको लड़ना है, लेकिन मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव लड़ती रहती है। चुनाव में 2 ही काम होते हैं, जनसंपर्क और दूसरा अपने आप को साबित करने का। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन प्रतिपल करती है, अपने आप को साबित करने का और आम जनमानस के मध्य रहने का। 4.5 वर्ष अपने घरों में रह के 6 महीने के बीच में आकर और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़कर और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का स्वप्न देखा था, वो पूर्ण नहीं हो पाया। आप देखिएगा, एक ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ साफ साफ एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के, अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के ये बात कही थी कि मैं नोएडा इसलिए नहीं गया कि वहां जाने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, दोबारा सरकार नहीं बना पाएगा। लेकिन हमारे योगी जी ने उसको धक्कारते हुए
और वो नोएडा भी गए और सब कार्य किए जिनका वहम हमारे विपक्ष ने, हमारे विरोधियों ने पाल रखा था, क्योंकि वो सिर्फ सत्ता को अपने सुख और अपने परिवार के लिए पालना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए भिन्न कहलाती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपने आम जनमानस की, जिनकी ताकत पर वो जीतती है, उनके साथ रहना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है। इस कारण से हमारे योगी जी नोएडा भी गए और भी उन्होंने वो सारे कार्य किए जो लोग वहम के कारण से, भ्रम के कारण से नहीं करते थे। और आज योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आपके सामने है। लेकिन मेरा सवाल वही था कि नगर निगम चुनाव में, और क्या जो नगर निगम के चुनाव में, हालांकि आपका बहुमत अभी भी है और सपा भी आपके अब तो मजबूती के साथ सामने आ गई है, ऐसी परिस्थितियों में क्या आप वो रणनीति अपनाएंगे कि जिससे कि आपकी एक बार फिर बेहतरी हो और जो है आप चुनाव में जीते? क्या उसके लिए कोई विशेष रणनीति बनाएंगे, या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सवर्णों का वोट एकदम बढ़ करके आपको मिल गया, सब वोटों में लोग कहते थे कि ब्राह्मण जो है वो नाराज चल रहा बीजेपी से, लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे तो देखा कि ब्राह्मणों ने बढ़ करके वोट दिए, यहां तक कि मुसलमानों ने भी, अगर आपको पिछले बार 6% वोट दिया था तो इस बार 8% वोट दे दिया। मेरा सवाल सीधा सीधा क्या है कि ऐसी परिस्थितियों में आप इस कलेक्शन को, ये जो नए लोग आपसे जुड़े हैं, इनको आधार बना करके क्या लड़ेंगे, कैसे चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए रमेश जी, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जातिवाद की राजनीति और वंशवाद की राजनीति नहीं करते। ठीक बात। हम राष्ट्र नीति करते हैं और राष्ट्र के लिए नीतियां करते हैं और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कार्य करते हैं। और हमारा पूरा विश्वास है, आज आपके चैनल पर बैठ के मैं यहाँ आपसे दूसरा वादा करके जा रहा हूँ कि अभी हम ये एमएलसी का चुनाव भी जीतेंगे और नगर निगम में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की पताका फहरेगी। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मेरा ये भी एक सवाल है, बहुत अच्छी बात आपने कही। वंशवाद प्रधानमंत्री ने बहुत तेजी से साथ पे कहा, और ठीक कहा उन्होंने कि जो है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। क्या संगठन स्तर पर भी वंशवाद, परिवारवाद नहीं चलेगा? आपने देखा कहीं चल रहा है? मैं आपसे, मुझे तो नहीं लगता जी। जब मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिनके पूर्वज न कभी राजनीति में थे न कभी आए, जब उस जैसे सुनील बजाज को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो आप सोचिए वंशवाद कहां पर है। तो क्या मैं ये मान लूं कि संगठन में भी इस बात पर पूरी रोक रहेगी कि परिवारवाद नहीं चलने दिया जाएगा, किसी के बेटे को कोई पद नहीं दिया जाएगा, ये मैं मान लूं? माननीय मोदी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, और उन्होंने अभी 24 घंटे भी पूर्ण नहीं हुए, उन्होंने अभी समान जितने हमारे नेतागण थे उनसे साफ लफ्जों में कहा कि आपके बच्चों के टिकट मेरी वजह से कटे हैं, जो कहना हो मुझे कहिएगा। अब इसका पालन तो हमें बराबर करते ही रहना पड़ेगा, कौन नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए कि आप एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं, अध्यक्ष भी बने हैं। हम लोग भी एक सपना देख रहे हैं कि सुनील बजाज जैसे कि मैथानी विधायक बन गए, क्या सुनील बजाज भी अब उसी लाइन पर जाएंगे? कम से कम कुछ ना होगा तो अपनी मेयर की दावेदारी, जो भी निकट का चुनाव, मैं तो चाहता हूँ भगवान करे आप और भी विधायक बने, इस दिशा में भी आप कोई सपना देख रहे हैं और उस दिशा में भी आप कोई कदम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो अपनी शुभकामनाओं के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश जी, आपने अपने इस भाई के बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जहां भी पार्टी निर्देशित करेगी वहां पर भाजपा का झंडा लेकर खड़े रहेंगे। हमारा कोई स्वप्न नहीं है, कोई हम कहीं से अपने मन में किसी भी भ्रम को नहीं पाले हुए हैं। जहां हमें पार्टी का निर्देश होगा, आदेश होगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में हम सदैव खड़े मिलेंगे आपको।
लेकिन व्यक्ति की आकांक्षाएं भी तो होती हैं, और वही आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं ही तो एक रास्ता बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर मेरे जैसे कार्यकर्ता जिले के अध्यक्ष हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और एक बूथ अध्यक्ष, एक वार्ड अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर बहुत धैर्य है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से पार्टी पर समर्पित है, और उसका कहीं कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है जिसके कारण से उसके कार्य में या पार्टी में कोई बाधा आने पाए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। आप जिस तरीके से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप और मजबूती के साथ बढ़ाएं, और मैं यही चाहता हूं कि आप भी इस कानपुर में अपना नेतृत्व दे, ताकि कानपुर को भी एक नई दिशा मिले। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।